हेलो। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में अभी हम लोग साझेदारी का समापन पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग दो प्रश्न देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 12 और एक क्वेश्चन नंबर 14। तो 12 प्रश्न देखते हैं पहले। सचिन और धोनी 2:1 में साझेदार हैं। जो भी लाभ हानि होगा उसको 2:1 में विभाजित करना है या वितरित करना है। चिट्ठा दिया हुआ है लेनदार सचिन का ऋण पूंजी, इधर है देनदार विविध संपत्तियां। देखिए ये जो लेनदार है ये है बाह्य दायित्व, इसको हमको वसूली खाते में लेना है। सचिन का जो ऋण है, चूंकि सचिन साझेदार है इसीलिए आंतरिक ऋण है, इसलिए इसको हम लोग वसूली खाते में नहीं लेंगे। पूंजी दिया हुआ है। उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय किया गया। देनदारों से 30,000 और विविध संपत्तियों से 1,20,000 वसूल हुए। केवल हमको वसूली खाता बनाने के लिए कहा गया है। तो वसूली खाता बनाना हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, आज और अच्छे से सीखेंगे। तो वसूली खाते में सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1। आपकी सुविधा के लिए यहाँ स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूँ। जितनी भी संपत्तियाँ हैं रोकड़ और बैंक को छोड़कर उसको वसूली खाते में अंतरित कर दिया जाता है। तो इसमें है दो संपत्तियां हैं, देनदार खाता से 40,000 और विविध संपत्ति खाता से 1,40,000। दो संपत्तियां हैं। दूसरे स्टेप में क्रेडिट साइड जो दायित्व हैं अर्थात बाह्य दायित्व, केवल उन्हीं को अंतरित किया जाता है। यहाँ पर केवल एक ही है लेनदार, तो इसलिए हम लोग लेनदार खाता को 90,000 यहाँ पे अंतरित कर देंगे। तीसरे स्टेप में संपत्तियों को बेचते हैं, बैंक खाता को, और हमको नीचे समायोजन में मिलता है। ये देनदार से हमको मिलता है 30,000 और विविध संपत्तियों से मिलता है 1,20,000, अर्थात कुल 1,50,000 रुपया हमको मिलता है। चौथा स्टेप में जो बाह्य दायित्व हैं उनको भुगतान किया जाता है। बैंक खाता को 90,000 है बाह्य दायित्व, उनका भुगतान कर देंगे। समापन खर्चा कुछ है नहीं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे लेनदार। उसके बाद अब ये देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो हम लोग को देखने से ही पता चल जाता है कि इधर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसका हम लोग टोटल कर देंगे। 9 4 13 4 17 का 7 हासिल है 2,70,000। 2,70,000 में से अब 9 5 14 2,40,000 को हम लोग घटा देंगे तो ये आएगा 30,000 रुपया। अर्थात 30,000 की हानि हुई है, जिसको हम लोग साझेदारों के पूंजी खाता में डाल देंगे। ब्रैकेट में हानि लिख देते हैं। तो दो साझेदार हैं सचिन और धोनी। तो ये जो हानि हुई है इसको हम लोग 2:1 में बांटेंगे, अर्थात 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 14 2,40,000, तो ये हो जाएगा 20,000। दो 2,70,000 22 7 29 और ये 9 2:1। 30,000 को हम लोग बांटेंगे। प्रश्न में तो लिखा हुआ है, उत्तर सही नहीं आ रहा है। 4 2:1 में करने पर ये आएगा 20,000 और ये आएगा 10,000। प्रश्न में जो लिखा हुआ है, उत्तर में जो लिखा हुआ है 22,000
और 7,500, ये अगर हम लोग 3:1 में बांटेंगे तब आएगा, लेकिन हमको प्रश्न में लिखा हुआ है 2:1, तो इसलिए हम लोग 20,000 और 10,000 करेंगे। तो इस प्रकार ये वसूली खाता बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में। चूँकि इसमें सब चीज़ बनाना है इसीलिए मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अनूप और सुमित बराबर के साझेदार हैं, मतलब 1:1 के साझेदार हैं। और समापन का निर्णय लेते हैं तो चिट्ठा दिया हुआ है, विविध लेनदार है, संचय कोष को हम लोग, ये बाह्य दायित्व है, ये भी बाह्य दायित्व है, ये सीधे पूंजी खाते में बांटते हैं और उनकी पूंजी दी हुई है। रोकड़ को हम लोग वसूली खाते में नहीं ले जाते हैं, ये ले जाएंगे, संपत्ति है ये सब को ले जाएंगे, है ना। तो ये पूरे को हम लोग संपत्ति में लेके बंद करेंगे और यहाँ पर दायित्व में केवल 2 मदों को लेकर जाएंगे। और उसके बाद वसूली से ऐसा मिला, लेनदारों को पूर्ण भुगतान में निपटाया, वसूली व्यय भी दिया हुआ है, तो वसूली खाता, बैंक खाता और पूंजी खाता भी बनाना है हमको। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग वसूली खाता बनाएंगे, फिर पूंजी खाता और फिर बैंक खाता। तो वसूली खाता में सबसे पहला काम करते हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं जो बैलेंस शीट में लिखी हुई हैं रोकड़ को छोड़कर, पूरा एज इट इज़ उतार कर यहाँ पर अंतरित कर देते हैं। और आप लोग की सुविधा के लिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये देनदार है, संयंत्र है, स्टॉक है, भूमि है, फर्नीचर है, एज इट इज़ रोकड़ को छोड़कर बाकी पूरी संपत्ति को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इनका टोटल लगाएंगे तो आएगा 1,86,000। दूसरे स्टेप में आपको समझाया था प्रश्न में ही कि 2 ही आएगा, एक तो लेनदार आएंगे और दूसरा ऋण आएगा। तो ये दोनों को भी अंतरित कर दिया है, 27,000 और 40,000, तो ये आ जाएगा 67,000। तीसरे स्टेप में जो बिक्री करना है ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए समायोजन में हमेशा मिलेगा, ये लिखा हुआ है, इसको एज इट इज़ उतार देना है। तो इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया है यहाँ पर, तो इसका टोटल आएगा 1,93,500। ये तीसरा स्टेप हो गया संपत्तियों का रोकीकरण। चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो बाह्य दायित्व हैं इनको भुगतान करते हैं। लेनदारों के लिए कहा गया है, नीचे समायोजन में देखेंगे तो 25,500 रुपया में पूरा निपटारा हो गया। 27,000 देना था लेकिन 25,500 में निपटारा किया गया। उसके बाद ऋण 40,000 का 40,000 है और वसूली व्यय दिया हुआ है प्रश्न में नीचे समायोजन में 2,500, तो कुल हमने भुगतान किया 68,000। ये हमारा चौथा स्टेप है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल किधर ज़्यादा आ रहा है, उसको हम लोग ग्रैंड टोटल में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, अर्थात लाभ हो रहा है। अब इसमें से डेबिट साइड के ये जो 2 आइटम हैं इनको घटाकर जो शेष आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ये आ रहा है लाभ। और इसको चूंकि बराबर के साझेदार हैं इसलिए हम लोगों ने बराबर बराबर आधा आधा बांट दिया दोनों साझेदारों को। और यही जो लाभ है ये हमारे पूंजी खाता में आ जाता है। ये देखिए वसूली खाता को 3,250 3,250 शेष लाया गया, हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 60,000। संचय कोष को हम लोग बांट देते हैं, जो उनका लाभ हानि अनुपात होता है, चूंकि बराबर बराबर है इसलिए 5,000 बांट दिए 10,000 को आधा आधा करके। और उसके बाद जितना इनका पूंजी का शेष आया उसको हम लोग बैंक खाता से पेमेंट कर देते हैं। अब उसके बाद बैंक खाता बना के चेक करते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं दोनों पक्ष, तब जाके हमको पता चलता है कि हम लोग सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं और उतना हमारे पास पैसा था कि नहीं भुगतान करने के लिए, ये यहीं से पता चलता है। तो हमारे पास बैलेंस शीट में पहले से है 11,000 रुपया और वसूली खाते से हमको मिला 1,93,500। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 1,93,500। ये कहाँ आया, यहाँ पर आया 1,93,500 हमको वसूली खाते से मिला। उसके बाद हम लोगों ने भुगतान किया है जो बाह्य दायित्व हैं और वसूली खर्चा है 68,000 रुपया।
और उसके बाद हम लोग जो पूंजी खाते का शेष है उनको भुगतान किए दोनों साझेदारों को, अनूप को और सुमित को, अर्थात 68,250 फिर 68,250। और उसके बाद जब दोनों का योग लगाएंगे तो देखेंगे जितना हमारे पास पैसा आया पूरा का पूरा हमारा खर्चा भी उतना ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये सवालों को बनाया जाता है।